दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन के द्वारा प्रबंधन की कूटनीति, सही है। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, सही है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये सही नहीं है। और चौथा है, कूटनीति में सफलता का अर्थ ये होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। तो आपसे पूछा गया है कि कूटनीति के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये कूटनीति के संबंध में सही नहीं है। कूटनीति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ असहमति या गलतफहमी के वास्तविक या संभावित क्षेत्र मौजूद हों, पर यह असहमति ऐसी होनी चाहिए कि वार्ताओं द्वारा दूर की जा सकती हो। जिन पर पूर्ण असहमति है वह कूटनीति के दायरे से बाहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हर्बर्ट साइमन, टेरी, मिलेट या ड्रोर। तो सही उत्तर हर्बर्ट साइमन, याद रखिएगा। हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है। हेल्डन ने, एल वालास ने, हेनरी फेयोल ने या लूथर गुलिक ने। तो सही उत्तर लूथर गुलिक, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक ने किसी भी कार्य को बांटने की 4 विभिन्न रीतियां अथवा संगठन के 4 आधार बताए हैं। कार्य या उद्देश्य, प्रक्रिया या प्रविधि, व्यक्ति तथा क्षेत्र या प्रदेश। और इनको 4P के द्वारा जो है शामिल किया जाता है, 4P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अरस्तु ने कार्य विभाजन के 2 तरीके बताए थे, मनुष्यों या श्रेणियों के अनुसार कार्य विभाजन और सेवा के अनुसार कार्य विभाजन। लेकिन आधुनिक लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विद्वान लूथर गुलिक ने किसी कार्य को बांटने की 4 रीतियां अथवा 4P का सिद्धांत दिया है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। ये कथन किसका है? तो आप जानते भी होंगे, ये रैमजे मेयोर का कथन है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की बढ़ रही शक्तियों और अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण कई विद्वानों ने उसकी आलोचना की है। रैमजे मेयोर ने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु जब वह स्वामी बन जाती है तो घातक सिद्ध होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। विधायिका की, विधायिनी समितियों की, नौकरशाही की या मंत्रिपरिषद की। तो सही उत्तर नौकरशाही की। प्रदत्त व्यवस्थापन में संसद जैसी विधि निर्माण की उच्चतर संस्था नियमों की एक मोटी रूपरेखा का निर्माण करती है और कार्य संचालन की दृष्टि से ब्यौरेवार वर्णन का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। लॉर्ड हेवार्ट ने इसे नवीन निरंकुशता का नाम दिया है। इसमें नियम निर्माण की शक्ति नौकरशाही को प्रदान किया जाता है और इस प्रकार की अधिकारिता के कारण नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है।
अगला प्रश्न है, कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, H.J. मार्गेनथाउ या बर्टन स्पेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित विचारक नहीं हैं। आप जान लीजिए, हैंस जे मार्गेनथाउ ये यथार्थवादी विचारक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनको यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। और पॉलिटिक्स एमंग नेशंस मार्गेनथाउ की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जबकि स्नाइडर, ब्रंक और बर्टन स्पेन ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीति विज्ञानी ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? गार्नर, पॉल जेनेट, लिकाक या बेंटले? तो सही उत्तर आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने राजनीति शास्त्र में सर्वप्रथम प्रक्रिया यानी प्रोसेस की संकल्पना का उल्लेख अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किया है। इन्होंने किसी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन का आधार माना है। तो याद रखिएगा, आर्थर बेंटले ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त की थी। अगला प्रश्न है, हाथोर्न प्रयोग हाथोर्न को किसके नेतृत्व में किया गया था? फिफनर के, एल्टन मेयो के, गुलिक के या वुडरो विल्सन के? तो आप सभी साथी जानते होंगे, एल्टन मेयो के नेतृत्व में हाथोर्न प्रयोगों को संपादित किया गया था, जिससे मानव संबंध सिद्धांत जो है उसका विकास हुआ था। हाथोर्न प्रयोग एल्टन मेयो, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। इस प्रयोग में मेयो ने उत्पादन पर थकान, विश्राम और अवकाश की व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन किया और ये अध्ययन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के हाथोर्न प्लांट में किया गया था, इसलिए इसको हाथोर्न प्रयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की ये परिभाषा किसकी है? बर्ट्रैंड रसेल, रॉबर्ट ए डेहल, मैक्स वेबर या रॉबर्ट टकर? तो सही उत्तर रॉबर्ट डेहल। दोस्तों, शक्ति की तरह प्रभाव भी राजनीतिक विश्लेषण की एक अवधारणा है। रॉबर्ट डेहल, रो और लासवेल जैसे विद्वानों ने प्रभाव को महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। साधारण भाषा में प्रभाव का अर्थ ऐसी वस्तु से है जो दूसरों के व्यवहार परिवर्तनों को सूचित करता है। रॉबर्ट डेहल ने प्रभाव के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रभाव व्यक्तियों, संघों, संगठनों और राज्यों के बीच संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को वह करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह पहले नहीं करता। और इसके अलावा एक विचारक हैं रो, इनका कहना है कि प्रभाव के महत्व को मान लेने के बाद दमन और शक्ति निरर्थक हो जाती है। और लासवेल का कहना है कि प्रभाव मूल्य, स्थिति और किसी व्यक्ति या समूह की क्षमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमोशन शब्द। प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से। ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या रोमन? तो सही उत्तर लैटिन भाषा। प्रोमोवर्स शब्द लैटिन भाषा का है। लैटिन के पश्चात फ्रेंच भाषा में इस शब्द को प्रयोग में लिया गया। बाद में अंग्रेजी में प्रमोशन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ पदोन्नति होता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? आपको बताना है। R.M. स्टॉकडेल, चेस्टर बर्नार्ड, कोट्ज तथा ओडेनेल या फिडलर? तो सही उत्तर चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, चेस्टर आई बर्नार्ड को नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण का प्रणेता माना जाता है। गुणमूलक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि सफल नेतृत्व नेता की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं पर आश्रित होता है, जबकि नेतृत्व का महान व्यक्ति दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अगला प्रश्न है, केस पद्धति या केस सिस्टम किस देश की देन है? तो उत्तर है अमेरिका की। केस पद्धति अमेरिका के देन है। अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में विशेष परिस्थितियों में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए हुआ।
केस पद्धति निर्णय निर्माण करने वाले प्रशासक के निर्णयन व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे वैयक्तिक, विधिक और सांस्थानिक पर विशेष बल देता है। वर्तमान समय में ये पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का अस्थायी साधन बन गई है। तो केस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में दृष्टिकोण और सूची 2 में विचारकों का मिलान करना है। शास्त्रीय उपागम से हेनरी फेयोल संबंधित हैं। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर, मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन। तो यहाँ पर 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन पे आते हैं। 3 1 4 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, लोक प्रशासन के शास्त्रीय उपागम से हेनरी फेयोल, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का प्रारंभ फ्रेडरिक विंसलो टेलर, मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न लोक प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? लूथर गुलिक, एल डी वाइट, बिलोबी या गिलक्राइस्ट के द्वारा? तो सही उत्तर लूथर गुलिक। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है और लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कॉर्ब कहा जाता है। पोस्ट कॉर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 अक्षरों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। पी का अर्थ प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, आर रिपोर्टिंग यानी रपट देना और बी बजटिंग यानी बजट तैयार करना। तो याद रखिएगा, ये पोस्ट कॉर्ब शब्द जो है ये इसकी अवधारणा लोक प्रशासन में लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत दिया था? तो आप जानते हैं लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें सीओ का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं सीओ का अर्थ कोऑपरेशन यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना होता है। तो यहाँ पर देखिए कारपोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंपनी दोनों दिया है। तो सीओ का अर्थ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की आलोचना किसने की है? हेनरी फेयोल, लेविस मेरियम, उर्विक या इनमें से सभी? तो सही उत्तर लेविस मेरियम। दोस्तों लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक और संकुचित है, जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है और इस सूत्र में पाठ्य विषय की ज्ञान तत्व को गौण माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन है, आप देखिए, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, जे डी मूने या एफ डब्ल्यू टेलर। तो सही उत्तर एफ डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे। आप जान लीजिए, एफ डब्ल्यू टेलर ने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है और इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा कि इसे सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं, इसके बिना कर्मचारी दक्ष नहीं हो सकता, इसलिए आदेश की एकता संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार्य नहीं है, एफ डब्ल्यू टेलर का मानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या शून्यकाल? तो सही उत्तर प्रदत्त विधायन। दोस्तों स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल प्रशासन यानी कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के साधन हैं, जबकि प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। व्यवस्थापिका द्वारा अपनी विधि निर्माण की शक्ति को कार्यपालिका और उसके अधिकारियों को हस्तांतरित किए जाने के बाद कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को प्रदत्त विधायन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.एम. मार्क्स या एल्टन मेयो? तो सही उत्तर एल्टन मेयो। दोस्तों, अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा के प्रतिपादक एल्टन मेयो और उनके साथी हैं। इन लोगों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न संयंत्र के संबंध में प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें भावनात्मक और वैयक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मार्गेनथाउ, इनका संबंध यथार्थवादी संप्रदाय से है। बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित हैं। मार्टन का प्लान व्यवस्था सिद्धांत से और इमाइल वर्ड ये खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। तो 4, 3, 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मार्गेनथाउ यथार्थवाद के जनक हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित हैं। मार्टन का प्लान का संबंध व्यवस्था उपागम या सिस्टम अप्रोच से है और इमाइल बर्ड ये गेम थियरी या खेल सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का कोई क्रम नहीं होता, किंतु उनका आधार एकल छोर अवश्य होता है जहां से संचार का प्रेषण होता है। कई बार ये अनौपचारिक वार्ताएं अफवाहें, गप्पे मारने का रूप ले लेती हैं और इन सभी कठिनाइयों के कारण अंगूर लता प्रणाली को संगठन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस संचार प्रणाली में संभावना ही रहती है, सत्यता नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता फेयोल सही सुमेलित है। नियंत्रण का विस्तार एल उर्विक सही है। पद सोपान मूने सही है। प्रदत्तीकरण फेडरल हैडी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, फेरल हैडी मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबंध थे। उनकी प्रसिद्ध लेखन के क्षेत्र में थी। उनकी रचना का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है। ये प्रदत्तीकरण से संबंधित विचारक नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, ये आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है। आदेश की एकता के सिद्धांत का अभिप्राय है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। फिफनर और प्रेस्थस के अनुसार आदेश की एकता से आशय है किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। इसे यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पद सोपान का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उच्च का निम्न पर नियंत्रण, ये पद सोपान का अर्थ है। पद सोपान या हायरार्की का अर्थ उच्च का निम्न पर नियंत्रण है। इसका आशय पिरामिड शैली से बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें उच्चतर से निम्नतर की ओर सत्ता का संचालन बना रहता है। पद सोपान के अंतर्गत संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण एक एक स्तर से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है, आपको बताना है। आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता या उचित माध्यम का सिद्धांत। तो सही उत्तर निर्देश की बहुलता, ऑप्शन बी। दोस्तों, निर्देश की बहुलता पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में नहीं है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं पद सोपान की कि इसमें आदेश की एकता का पालन होता है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, कार्य करने का प्रॉपर चैनल या उचित मार्ग होता है, संगठन की इकाइयां परस्पर संबद्ध और एकीकृत होती हैं, स्तरों का विभाजन करके नेतृत्व का निर्धारण किया जाता है और इनमें संचार निश्चित माध्यम से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, पद सोपान बल देता है किस पर, आपको बताना है।
पद सोपान बल देता है। संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडी संरचना पर, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर या उपर्युक्त सभी पर। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी पर। पद सोपान के अंतर्गत संगठन में प्रशासनिक क्रियाकलापों को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। साथ ही ये इकाइयां समाहित भी रहती हैं। इसमें संगठन का ढांचा पिरामिडी आकार का होता है और सर्वोच्च अधिकारी शीर्ष पर विराजमान रहता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण नीचे से शीर्ष की ओर होता है, क्योंकि प्रत्येक नीचे का कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, ओ और एम संबंधित हैं किससे? संगठन और पद्धति से, ओम से, संगठन और प्रबंध से, या फिर संगठन और कार्यालय का प्रबंध। तो ओ एंड एम का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, यानी संगठन और पद्धति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ओ एंड एम अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का संक्षिप्त अक्षर है। इसे हिंदी में संगठन और प्रणाली या पद्धति कहते हैं। भारत और ब्रिटेन में ओ एंड एम का यही अर्थ लिया जाता है, जबकि अमेरिका में कभी कभी इसे विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। वहाँ इसे संगठन तथा प्रबंध के रूप में लिया जाता है। भारत में केंद्रीय ओ एंड एम डिवीजन 1954 में स्थापित की गई। इसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय में स्थान दिया गया और इस समय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों और संगठन तथा प्रणाली के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। तो याद रखिएगा, ओ एंड एम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है F.W. बिलोबी, L.D. व्हाइट, हेनरी फेयोल या P.F. एपेलबी ने। तो सही उत्तर हेनरी फेयोल। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया। फेयोल इसे गेंग प्लांग के नाम से जानते हैं, जिसका तात्पर्य है लेवल जंपिंग। इस व्यवस्था के द्वारा एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे दूसरे विभाग या उप विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो याद रखिएगा, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? L.D. व्हाइट, बिलोबी, मेरी पार्कर फॉलेट या वुडरो विल्सन को? तो सही उत्तर वुडरो विल्सन को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1887 में हुआ। वुडरो विल्सन, जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने लेख प्रशासन का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया है। वुडरो विल्सन एक लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। दूसरे, वे राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में विश्वास रखते थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? ऑप्शन है L.D. व्हाइट, साइमन, मूने और रैले या सेकलर हडसन ने। तो सही उत्तर मूने और रैले। दोस्तों, संगठन के पद सोपान व्यवस्था को मूने और रैले ने सीढ़ी नुमा पद्धति या स्केलर प्रोसेस का नाम दिया है। फेयोल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला कहा है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? आपको बताना है। राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से या इनमें से सभी से? तो सही उत्तर इनमें सभी से। 1970 के बाद लोक प्रशासन का अंतर्विषयक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए। अब प्रशासन की गतिशीलता और तत्कालीन मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन का संबंध राजनीति, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान इन सभी से है, क्योंकि वर्तमान में लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो इंटरडिसिप्लिनरी बन गया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में लोक का तात्पर्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लोक प्रशासन में लोक शब्द जो है ये सार्वजनिकता का सूचक है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी प्रशासन से है, यानी सरकार से।
तो आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन में लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है। जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वो लोक प्रशासन है, या ऐसा प्रशासन जो सरकार जो है संचालित करती है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ऐसे लोक का सामान्य अर्थ तो जनता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन का अर्थ सरकार से लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा 1812 में फ्रांस में। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग 1812 में फ्रांस में हुआ था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय की पुस्तक लिखी। इन्होंने ही नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन के जनक या लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो उसका उत्तर वुडरो विल्सन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है। ऑप्शन है आपके अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि या इनमें सभी। तो सही उत्तर है इनमें सभी, ऑप्शन डी। लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप कर नियंत्रण कर सकते हैं: अधिकारों या सत्ता का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का अभाव, वैधानिक त्रुटि, तथ्य शोधन या जांच में दोष और प्रक्रिया संबंधी दोष। तो इन सभी को दोस्तों न्यायालय के नियंत्रण की दशा कहा जाता है लोक प्रशासन पर। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में कौन सी घटना सहायक है। नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप जान लीजिए नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, ये सभी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो ये उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो राजनीति विज्ञान विषय से या नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाती हैं उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अभ्यास सेट था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।